हेलो दोस्तों, आज हमारा एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का आखिरी वीडियो है। 50 क्वेश्चन के साथ हमारा आज एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ डील करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस, यानी प्रेजेंट नीड्स यानी जो वर्तमान की ज़रूरतें हैं उनको जो है पूरा करना बिना फ्यूचर की जो जनरेशन हमारी उनको कंप्रोमाइज़ किए, ये होता है डेवलपमेंट का मतलब। यानी डेवलपमेंट का मतलब आज की ज़रूरतें पूरी करना, लेकिन फ्यूचर की जो जनरेशन हैं उनकी कैपेसिटी से कोई समझौता नहीं करना है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है Which of the following is not a principle of sustainable development? इनमें से कौन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस यानी जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं उनका जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा विच यूएन कॉन्फ्रेंस पॉपुलराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सी यूएन कॉन्फ्रेंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पॉपुलराइज किया। तो रियो अर्थ समिट 1992, रियो अर्थ समिट 1992 के बाद ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को पॉपुलर करने के लिए फेमस है। यहाँ एजेंडा 21 को अपनाया गया जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल जस्टिस को इंटीग्रेट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रियो अर्थ समिट 1992, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू, एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है। पिछले क्वेश्चन में अभी हमने डिस्कस किया एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है। तो एजेंडा 21 हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा द ब्रंडल लैंड रिपोर्ट इज ऑफिशियली टाइटल्ड, द ब्रंडल लैंड रिपोर्ट इज ऑफिशियली टाइटल्ड। यार इसका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ, खैर पढ़ लेना आप लोग। तो ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है। तो ये रिपोर्ट जो हमारी आवर कॉमन फ्यूचर से रिलेटेड है। किससे, आवर कॉमन फ्यूचर। ब्रंडलैंड रिपोर्ट 1987 को आवर कॉमन फ्यूचर कहा जाता है। इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन दी गई है। तो कौन सा रिपोर्ट हमारा है, आवर कॉमन फ्यूचर इसका टाइटल है, आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। कौन सा एक एग्जाम्पल है रिन्यूएबल रिसोर्स का। तो कौन सी एनर्जी को हम रिन्यू कर सकते हैं। तो विंड एनर्जी को हम रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेस वे रिसोर्सेस होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस द्वारा रीजनरेट हो सकते हैं, जैसे विंड, सोलर, बायोमास और हाइड्रो एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। लेकिन हाइड्रो एनर्जी तो क्या है, विंड हमारी है रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूटर पेज मीन्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूटर पेज मीन्स, पॉल्यूटर पेज मीन्स क्या होता है ये पूछ रहा है।
दोज हु काज पोल्यूशन बियर द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इट। यानी पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के अनुसार पोल्यूशन करने वाला उसकी रोकथाम, प्रबंधन और नुकसान भरपाई की लागत वहन करेगा। यह एनवायरमेंटल लॉ का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। यानी प्रदूषण करने वाला उसकी रोकथाम, प्रबंधन और नुकसान भरपाई की लागत वहन करेगा। तो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Those who cause pollution bear the cost of managing it। जो पोल्यूशन करेगा वो इसकी भरपाई भी करेगा इससे होने वाले नुकसान की। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंपोनेंट नहीं है। तो मिलिट्री एक्सपेंशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, कैरिंग कैपेसिटी रिफर्स टू। कैरिंग कैपेसिटी रिफर्स टू। कैरिंग कैपेसिटी क्या रेफर करती है। तो कैरिंग कैपेसिटी रिफर्स टू मैक्सिमम पॉपुलेशन ए रीजन कैन सपोर्ट विदाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसको क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी किसी इकोसिस्टम या रीजन की वो मैक्सिमम पॉपुलेशन सस्टेन किया जा सकता है बिना रिसोर्स और एनवायरमेंटल को डिग्रेड किए। तो ऑप्शन ए सही है। कैरिंग कैपेसिटी रिफर्स टू मैक्सिमम पॉपुलेशन ए रीजन कैन सपोर्ट विदाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। यानी बिना किसी पर्यावरण को, बिना किसी नुकसान के मैक्सिमम पॉपुलेशन को कैरी कैसे किया सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, विच एनर्जी सोर्स इज मोस्ट सस्टेनेबल। कौन सा एनर्जी सोर्स मोस्ट सस्टेनेबल है। तो कौन सा एनर्जी सोर्स मोस्ट सस्टेनेबल है। तो सोलर एनर्जी सोर्स मोस्ट सस्टेनेबल है। सोलर एनर्जी सोर्स मोस्ट सस्टेनेबल है क्योंकि उसको रिन्यू किया सकता है, नॉन पॉल्यूटिंग है, इसलिए मोस्ट सस्टेनेबल है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10 का ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर रिप्लेस्ड बाय। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर रिप्लेस्ड बाय किसके द्वारा रिप्लेस किया गया इसे। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर रिप्लेस्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर रिप्लेस्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑप्शन बी हमारा सही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यहाँ पे। तो 17 यानी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे हैं 2015 से 30 तक के लिए। ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा है जो पॉवर्टी रिडक्शन, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन आदि को कवर करते हैं। कितने 17। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, विच एसडीजी इज रिलेटेड टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्लीन वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड है। तो SDG 6 इज रिलेटेड टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। SDG 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 हमारा क्लीन वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, द प्रिंसिपल थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली इज रिलेटेड टू। हमारा प्रिंसिपल है थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली किससे रिलेटेड है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। किससे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। ऑप्शन हमारा बी सही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, विच इज नॉट ए चैलेंज टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चैलेंज नहीं है। तो रिसोर्स एफिशिएंसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेंथ है ना कि चैलेंज। रिसोर्स एफिशिएंसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेंथ है ना कि चैलेंज। क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, डिफॉरेस्टेशन ये सब चैलेंजेस है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। रिसोर्स एफिशिएंसी जो है क्या है, स्ट्रेंथ है हमारी। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं, द वाटर एक्ट वाज इनेक्टेड
वाटर एक्ट कब आया? वाटर एक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। वाटर एक्ट कब इनेक्ट हुआ? तो वाटर एक्ट आया हमारा 1974 में। भारत में पानी के प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए इनेक्ट किया गया इसे कब? 1974 में। 1974 में वाटर एक्ट हमारा आया। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, विच अथॉरिटीज इन्फोर्स द वाटर एक्ट 1974। कौन से अथॉरिटीज ने 1974 में वाटर एक्ट को इन्फोर्स किया? तो सीपी, सीबी एंड एसपीसीबी। सीपी, सीबी एंड एसपीसीबी ने इनेक्ट किया। सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और एसपीसीबी मीन्स स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा ये लागू किया गया। कब? 1974 में। ऑप्शन हमारा ए सही है, सीपीसीबी एंड एसपीसीबी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, द एयर एक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। एयर एक्ट कब इनेक्ट हुआ? वाटर वाला 74 में, वाटर वाला 74 में हुआ। एयर वाला 1981 हुआ। एयर एक्ट 1981 में आया। कब आया? 1981 में। वाटर 74 में, वायु यानी एयर 1981 में आया। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सीपीसीबी। इनमें से कौन सा एक सीपीसीबी का फंक्शन नहीं है, सीपीसीबी का काम नहीं है? तो सीपीसीबी का काम नहीं है टू इशू एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर प्रोजेक्ट्स। एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर प्रोजेक्ट्स देना सीपीसीबी का काम नहीं है। 19 हमारा सी सही है, 19 का सी सही है। तो ये किसका काम है? क्लियरेंस देना किसका काम है? तो क्लियरेंस देना काम हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री क्लियरेंस देती है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, द एनवायरमेंटल एक्ट वाज इनेक्टेड। एनवायरमेंटल एक्ट कब आया? एनवायरमेंटल एक्ट आया हमारा 1986 में। 1986 में कब आया? 1986 में। तो सबसे पहले हमारा वाटर एक्ट आया कब? 1974 में। वाटर एक्ट कब आया? 1974 में। एयर एक्ट कब आया? 1981 में। अब आया एनवायरमेंटल एक्ट। एनवायरमेंट एक्ट कब आया? 1986 में। वाटर 71, एयर 84, एयर 84 सॉरी 81। 74 में वाटर का आया, 81 में एयर का आया, 96 में एनवायरमेंट एक्ट आया। सॉरी 86 में एनवायरमेंट एक्ट आया, 86 में एनवायरमेंट एक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अंडर वाटर एक्ट कंसेंट ऑफ एस्टेब्लिश इज इशूड बाय। तो अंडर वाटर एक्ट कंसेंट एस्टेब्लिश करने के लिए कब इशू किया गया? तो एसपीसीबी यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कंसेंट ऑफ एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट यानी सीटीई और सीपीओ सीटीई और सीटीओ कंसेंट टू एस्टेब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट द्वारा इशू किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया। कौन से एक्ट ने इंडिया में EIA यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को इंट्रोड्यूस किया? तो एनवायरमेंटल एक्ट 1986 ने EIA को लीगल फ्रेमवर्क एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लाया गया। प्रोटेक्शन एक्ट यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत क्या लाया गया? EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश्ड इन। एनजीटी को कब एस्टेब्लिश किया गया? तो एनजीटी हमारा कब आया? 2010 में। एनजीटी कब आया? 2010 में। एनजीटी आया 2010 में। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा वाटर एक्ट कब आया? 1974 में। वाटर एक्ट 1974 में। एयर 1981 में। एयर एक्ट कब आया? 1981 में। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कब आया? 1986 में। एनजीटी 2010 में। चलते हैं अगले सवाल पर। विच एक्ट डील्स विद द कंट्रोल ऑफ हैजार्डस वेस्ट। कौन सा
एक्ट हैजार्डस वेस्ट को डील करता है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसके थ्रू डील करता है। EPA 1986 EPA 1986 ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, द एयर एक्ट 1981 वाज अमेंडेड इन विच ईयर? अमेंडमेंट कब आया था 1981 एयर एक्ट में? 1987 में इसे अमेंड किया गया। कब? 1987 में एयर एक्ट में सुधार किया गया, यानी अमेंडमेंट किया गया। हु कैन डिक्लेयर एन एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया? कौन एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया को डिक्लेयर करता है? तो डिक्लेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट। कौन? स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर करता है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, अंडर वाटर एक्ट मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस इज? वाटर एक्ट के तहत कितनी जेल हो सकती है भाई साहब? वाटर एक्ट के तहत नॉन कंप्लायंस के लिए मैक्सिमम 6 साल की सजा हो सकती है। कितने साल की? 6 साल की सजा। बहुत ज़्यादा नहीं हो गई? मैक्सिमम 6 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, विच बॉडी सेट्स नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया? कौन सी बॉडी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट करती है? तो CPCB यानी CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। तो CPCB हमारा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 28 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनएक्टेड इन? चलिए जंगल की बात कर लेते हैं। ये कब आया? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया 1980 में। कब? 1980 में। 1980 में आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आया? वाटर एक्ट। कब? 1974 में। वाटर एक्ट 1974 में। एयर एक्ट 1981 में। फिर आया हमारा कौन सा, ये क्या कहते हैं इसको, एनवायरमेंट एक्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986 में। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। फिर आया एनजीटी कब आया? 2010 में। एनजीटी 2010 में आया। अब आया फॉरेस्ट एक्ट कब? 1980 में। फॉरेस्ट एक्ट कब आया? 1980 में। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, द वाटर सेस एक्ट वाज इनेक्टेड? वाटर सेस एक्ट कब आया? वाटर सेस एक्ट आया 1977 में। वाटर सेस एक्ट आया 1977 में। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर के लिए फंड्स कलेक्ट करने के लिए बनाया गया। तो 1987 में आया। क्या? वाटर सेस एक्ट 1977 में। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, अंडर EPA द पेनल्टी फॉर वायलेशन इज? अगर हम EPA रूल्स का वायलेशन करते हैं तो पेनल्टी कितनी हो सकती है? तो पेनल्टी हमारी हो सकती है 5,000 रुपये पर डे। 5,000 रुपये पर डे बहुत ज़्यादा है। 5,000 रुपये पर डे। हो ऑप्शन ए सही, 31 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच एक्ट डील्स विथ प्रिवेंशन ऑफ cruelty to animals? कौन सा प्रिवेंशन डील करता है? 32 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स है। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। चलिए एक बार फिर से रिविजन करते हैं। तो सबसे पहला आया वाटर एक्ट। कब? 1974 में। उससे पहले आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में। उसके बाद क्या है? एयर एक्ट। कब? 1981 में। 1981 में एयर एक्ट आया। फिर 1986 में एनवायरमेंट एक्ट आया। फिर 2010 में एनजीटी आया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, द वाटर एक्ट ट्रेड एफ्लुएंट मीन्स? वाटर एक्ट में ट्रेड एफ्लुएंट का क्या मतलब है? तो ट्रेड एफ्लुएंट मीन्स होता है
ऑल वेस्ट वाटर फ्रॉम premises other than domestic. All wastewater from premises other than domestic. ऑप्शन हमारा डी सही है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. चलते हैं अगले सवाल पर. क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है. विच एक्ट प्रोवाइड्स पावर टू क्लोज इंडस्ट्रीज काजिंग पोल्यूशन. कौन सा एक्ट जो है इंडस्ट्रीज को बंद करने का पावर देता है अगर पोल्यूशन हो रहा है उनसे. तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा. एयर एक्ट 1981, वाटर एक्ट 1974, ईपी एक्ट 1986, ये सभी जो है पावर देते हैं इंडस्ट्रीज को बंद करने. तो ऑप्शन नंबर डी सही. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. चलते हैं अगले सवाल पर. क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है. विच एक्ट वाज इनेक्टेड आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी. भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में कौन सा एक्ट इनेक्ट किया गया. भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में हमारा जो है EPA यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया अब 1986 में. 1986 में. ऑप्शन हमारा सी सही है. ऑप्शन सी सही है. EPA एक्ट 1986 में आया कब. भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में. क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है. पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग प्राइमरली डील्स विद. पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग किसके साथ डील करती है. तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डील्स विद वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट. वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ डील करता है हमारा PHE, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग. ऑप्शन नंबर सी सही. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 36 हो गया हमारा. 37 है. क्वेश्चन नंबर 37 है. विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग. इनमें से कौन सा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का कंपोनेंट नहीं है. तो रोड पेमेंट डिजाइन हमारा PHE से रिलेटेड नहीं है. तो रोड पेमेंट डिजाइन हमारा हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है. तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा. विच डिजीज इज काज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर. कंटामिनेटेड वाटर से कौन सी डिजीज फैल सकती है. तो कंटामिनेटेड वाटर से टाइफाइड होता है हमारा. क्या टाइफाइड. टाइफाइड किसके कारण होता है. सल्मोनेला टाइफी के कारण हमारा सल्मोनेला टाइफी के हमारा टाइफाइड होता है. और टाइफाइड वाटर बोर्न डिजीज है. क्या है टाइफाइड हमारी वाटर बोर्न डिजीज है. ऑप्शन नंबर ए सही. वाटर बोर्न डिजीज. ऑप्शन ए इज करेक्ट. टाइफाइड. क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है. क्लोरिनेशन इज डन इन वाटर सप्लाई. टू क्लोरिनेशन वाटर सप्लाई में क्यों किया जाता है. टू किल पैथोजेंस. टू किल पैथोजेंस यानी पैथोजेंस को मारने के लिए हम क्या करते हैं. क्लोरिनेशन करते हैं. ऑप्शन नंबर बी सही. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है. द सेफ लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर IS 10/500/2012. फ्लोराइड कंटेंट का सेफ लिमिट क्या होता है. फ्लोराइड कंटेंट का सेफ लिमिट हमारा होता है 1.5 mg पर लीटर. यानी परमिसिबल लिमिट हमारा होता है फ्लोराइड का कितना 1.5 mg पर लीटर. ऑप्शन नंबर सी सही है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलते हैं अगले सवाल पर. क्वेश्चन अगला हमारा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बोर्न डिजीज. इनमें से कौन सी एक वाटर बोर्न डिजीज है. इनमें से कौन सी एक वाटर बोर्न डिजीज है. तो कॉलरा हमारी वाटर बोर्न डिजीज है. कॉलरा हमारी वाटर बोर्न डिजीज है. ऑप्शन ए सही. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा. विच प्रोसेस रिमूव डिजॉल्व सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर. कौन सी प्रोसेस डिजॉल्व सॉल्ट्स रिमूव करती है वाटर से. रिवर्स ऑस्मोसिस. रिवर्स ऑस्मोसिस से हमारा क्या होता है डिजॉल्व सॉल्ट्स रिमूव होते हैं. ऑप्शन नंबर सी सही है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. रिवर्स ऑस्मोसिस. क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है. द पर कैपिटा वाटर डिमांड फॉर अर्बन एरियाज इन इंडिया. अर्बन एरियाज के लिए पर कैपिटा वाटर डिमांड कितनी होती है. तो अर्बन एरियाज के लिए पर कैपिटा वाटर डिमांड हमारी होती है 135 LPCD. कितना 135 LPCD होती है अर्बन एरियाज के लिए पर कैपिटा वाटर डिमांड. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 44 हमारा. सेप्टिक टैंक इज यूज्ड फॉर. सेप्टिक टैंक किसके यूज किया जाता है. सेप्टिक टैंक इज यूज्ड फॉर वन साइड सीवेज ट्रीटमेंट. वन साइड सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम सेप्टिक टैंक का यूज करते हैं. वन साइड सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सेप्टिक टैंक का यूज करते हैं. ऑप्शन नंबर बी सही. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 44 का ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 45 हमारा. BOD removal in a conventional sewage treatment plant is about. BOD removal in an
बीओडी रिमूवल इन ए कन्वेंशनल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज अबाउट, कितना बीओडी रिमूवल होता है? 70 to 90% होता है। कन्वेंशनल एसटीपी में बीओडी हमारा कितना रिमूव होता है? 70 to 90%। कन्वेंशनल एसटीपी में हमारा बीओडी रिमूव होता है 70 to 90%। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, विच इज द मोस्ट कॉमन कोगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट? वाटर ट्रीटमेंट में मोस्ट कॉमन कोगुलेंट कौन सा है? एलम हमारा सबसे कॉमन कोगुलेंट है, एलम हमारा सबसे कॉमन कोगुलेंट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन वाटर सप्लाई रेसिडुअल क्लोरीन आफ्टर 30 मिनट कंटेंट in water supply, residual chlorine after 30 minutes contact time should be at least। तो रेसिडुअल क्लोरीन कितना होता है? 0.2 mg पर लीटर। तो 0.2 mg पर लीटर, 0.2 mg पर लीटर रेसिडुअल क्लोरीन होता है, हमारा क्लोरीन होता है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, विच इज नॉट ए मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल? इनमें से कौन सा एक सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का एक मेथड नहीं है? तो स्मेल्टिंग जैसा कोई मेथड नहीं होता है। वेस्ट वाटर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए स्मेल्टिंग क्या है? स्मेल्टिंग मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए एक प्रोसेस है, मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए होता है। स्मेल्टिंग नॉट फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक सेलुलर डाइजेशन? एनारोबिक सेलुलर डाइजेशन में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो मीथेन गैस, मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है एनारोबिक सेलुलर डाइजेशन में। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है, द मेन एम ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इज टू। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का मेन एम क्या होता है? तो मेन एम हमारा होता है टू इंश्योर एनवायरमेंटल हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ। तो इंश्योर एनवायरमेंटल हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, ये हमारा मेन मकसद होता है पीएचई का। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। और इसी की तरह खत्म होते हैं हमारे आज के 50 क्वेश्चन। मिलेंगे फिर से कल एक नए वीडियो के साथ में। अगर आप लोग को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, हमारे सवाल पसंद आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रैक्टिस कर सकें। हम हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे, ऐसे ही MCQ PYQ टाइप के क्वेश्चन ला के। अभी तक हमने 2 सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। कल हम लेकर आ रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉइल मैकेनिक्स से। तो कल हम लोग शुरू करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के साथ एक नई जर्नी, और उसमें भी ऐसे ही अच्छे से सवाल लाएंगे, उन्हें करेंगे, और अपना जो तैयारी लेवल है, प्रिपरेशन लेवल, उसको बूस्ट करेंगे, जिससे एक अच्छी प्रिपरेशन तैयारी हो उसके आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे RRB जेई का एग्ज़ाम हो, SSC जेई का एग्ज़ाम हो, या UPSC जेई का एग्ज़ाम हो। उन सारे एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, सवाल अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।